नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का आज ऐलान। कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़कर 74%। एमपी में 24 घंटे कोरोना के मामले में 195 नए मरीज मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन महत्वपूर्ण खबरों पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्पेशल खबरों में क्या है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, जिस मुद्दे पर एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। एक मीडिया डिबेट में रेल मंत्री द्वारा सीएम को दिए चैलेंज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि पीयूष गोयल जी ने पहला झूठ ये कहा कि छत्तीसगढ़ अनुमति नहीं दे रहा है, अब उन्होंने पटरी बदल ली है और चुनौती दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमसे 37 ट्रेनों की सहमति मांगी गई थी, हमने दी, हमारे पास कोई अनुमति लंबित नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सौरभ सिंह भरियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बड़ा ही भ्रम का एक स्थिति यहां उत्पन्न हो रही है। भ्रम की क्या है असल बात? क्या अनुमति नहीं दी गई या सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जो है ट्विटर वार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज की ट्वीट में यही कहा है कि जो है हमने अनुमति मांगी थी और उन राज्यों के लिए कुछ ट्रेनों के लिए अनुमति मिल गई है। और उन्होंने सीधा जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है कि कई राज्यों के लिए मांगी है। और उन्होंने एक प्रश्नवाचक भी लगाया है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो हमने अनुमति मांगी है वो अब तक क्यों नहीं मिली है। उसी तरीके से जो चुनौती की बात जो है एक मीडिया डिबेट में पीयूष गोयल द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले अनुमति की बात कह रहे थे पीयूष गोयल, अब चुनौती की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा जो है और खासकर 4 राज्यों को जो है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों पे जो केंद्र दबाव डाली, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। जैसे हमने कल देखा कि 4 जो प्रमुख राज्य है जहां पर कांग्रेस के सरकार है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड में अलायंस है, तो वहां के सरकारों को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निशाना साधा था कि ये राज्य जो है 1200 ट्रेनें रिजर्व रखने के बाद भी अनुमति जो है केंद्र को नहीं दे रही है कोई अपनी ओर से। आज तो और महत्वपूर्ण बात की पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि रिसीविंग और सेंडिंग लेटर भी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा दे तो तो यही उन्होंने चुनौती दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जो है पूरी जानकारी दी और उन्होंने पीयूष गोयल पर निशाना भी साधा है। जी, शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। और वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट के बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर आज चौथे दिन भी निवेश और सुधार को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कोयला खनन के लिए कमर्शियल माइनिंग की नीति अपनाने का फैसला किया है, यानी कि अब कोयला खनन से सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। निजी क्षेत्र को भी खनन की इजाजत होगी। इसके साथ 500 कोल ब्लॉक की नीलामी जल्द की जाएगी। सरकार ने कोल सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ का फंड रखा है। दूसरा बड़ा फैसला रक्षा क्षेत्र को लेकर हुआ है, जिसमें विदेशी निवेश में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड में बदलाव होगा और वो अब कॉर्पोरेट की तर्ज पर काम करेगा। बोर्ड को शेयर बाजार में भी लिस्ट किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा निवेश और विश्व स्तरीय उत्पादन पर भी जोर दिया है। उत्पादन में मेक इन इंडिया का खास ध्यान रखा जाएगा। व्यापारिक माहौल बनाने के लिए बुनियादी सुधार पर भी काफी बल दिया गया है। उद्योग के लिए 5 लाख हेक्टेयर जमीन दी जाएगी, जिस पर 3,376 सीज बनेंगे। इसके अलावा सिविल और डिफेंस एविएशन सेक्टर में भी कई बड़े सुधार का ऐलान किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज देश भर के मीडिया से बात की है।
इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बीच जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, किसानों, मजदूरों और गरीबों को कर्ज नहीं कैश दो। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अस्थायी तौर पर ही सही नया योजना लागू करें। उन्होंने कहा कि लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहिए। राहुल गांधी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब बच्चों को चोट पहुंचती है तो मां उनको कर्ज नहीं देती, बल्कि राहत के लिए तुरंत मदद देती है। कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था, बल्कि किसान मजदूरों की जेब में तुरंत पैसे दिए जाने की आवश्यकता है। राहुल ने कहा कि डिमांड को स्टार्ट करने के लिए अगर हमने पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्यार से बोल रहा हूं, इस पैकेज को सरकार रिकंसिडर करे। राहुल गांधी ने मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मीडिया ने प्रवासी मजदूरों के संकट को ना दिखाया होता तो हम सरकार पर दबाव नहीं बना पाते। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि अब हमें होशियारी से ऐसे निकलना है, ना हमें इकोनॉमी को ढहने देना है और ना ही अपने बुजुर्गों को खोना है। हम ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। IBC 24 चैनल की मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शीरीष चंद्र मिश्रा ने राहुल गांधी से मजदूरों और न्याय योजना को लेकर सवाल किया, जिस पर राहुल गांधी ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते वो प्यार से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, साथ ही जरूरी सुझाव भी दे रहे हैं। नमस्कार राहुल जी, मैं शीरीष मिश्रा हूँ IBC 24 न्यूज़ चैनल रायपुर से। आपको याद होगा पिछले साल 11 मई को नीमच में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। उसके 2-3 दिन बाद देखिए आज दोबारा आपसे बात करने का मुखातिब होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर मजदूरों के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, बाकी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात की थी मेरे इंटरव्यू में, उससे बोला था कि प्यार से नरेंद्र मोदी जी को समझाना है। अभी भी आप प्यार समझाने की बात कर रहे हैं पत्रकारों के सहयोग से। क्या आपको लगता है कि वो प्यार समझेंगे आपकी बात को? मुझे ऐसा लगता है जैसे सोनिया गांधी जी ने मजदूरों की रेल के किराए को लेकर बात की, तब केंद्र एक्शन में आया। तो आप जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की बात कर रहे हैं, उस दिशा में यदि सोनिया जी आगे बढ़ के कुछ इनिशिएट करें तो शायद केंद्र सरकार में हलचल हो और एक्शन में आए। दूसरी एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आपने बोला कि अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक मॉडल के रूप में और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप, वो शुरू हो सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है, सरकार है, ऑपोजिशन है। हमारा रोल है, हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते हैं। सोनिया जी से आप बोलेंगे? ये हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है। वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए मनरेगा के कामकाज पर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है और इस पर ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के प्रति आभार जताया है। सिंहदेव ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता तारीफ कर रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखें। इससे पहले कि जब राहुल गांधी से IBC 24 की मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा की, तब राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान दिखी। राहुल गांधी ने राज्य की भूपेश सरकार को कोरोना काल में बेहतर काम करने की बधाई दी। राहुल जी की एक मंशा थी कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है, इसके चक्के चलने चाहिए। तो अगर उन्हें उल्लेख किया तो उनका बहुत बहुत आभार भी, और हम लोग के लिए एक उत्साह का ये कारक भी बनता है। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में तेरा फंड और मेरा फंड का झगड़ा चल रहा है। हाईकमान के आदेश पर बीजेपी पीएम केयर्स फंड में टारगेट को पूरा करने की जी जान से जुटी है, तो कांग्रेस सीएम कोष में जमा राशि की उपयोगिता के फायदे गिना रही है। कौन ज्यादा दान कर रहा है,
उसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन सवाल यही है कि मेरा तेरा की ये लड़ाई राज्य की जनता पर ना भारी पड़ जाए। ये आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में आर्थिक पैकेज को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर में पीएम केयर फंड्स और मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा फंड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीएम कोष में जमा राशि के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं को लोगों की इतनी ही चिंता रहती तो सीएम कोष में दान करते। सार्वजनिक नहीं किया कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है सरकार के बजट से 28 जिलों में कितनी राशि खर्च हुई। ये पैसे इनके पास पर्याप्त हैं। जो लेबर के मद में असंगठित और संगठित क्षेत्र के 400 करोड़ है, उसका यूज तो करो, उसको ब्याज में बढ़ाने से क्या फायदा। छत्तीसगढ़ का पैसा पहले छत्तीसगढ़ के लिए काम आए, हमारे पास तो ऐसे ही कमी है। वहाँ जाए और फिर वहाँ से वापस आए, उससे कहीं बेहतर होता कि वो ये राशि जमा करके उसकी रसीद प्रधानमंत्री जी को भेजते और कहते कि कम से कम इतनी राशि और आप भेज दीजिए। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है और 1 साल तक विधायक निधि फंड से राशि देने का ऐलान किया है। स्टेट को हमने दिया है, सभी विधायकों ने, बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी राशि दी है और 1 साल तक हम अपने वेतन का 1/3 हिस्सा स्टेट को देंगे। इधर कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सांसदों ने इसमें करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन उसका लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम कोष में जमा राशि मजदूरों के उपयोग में आ रही है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है कोई नहीं जानता। के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं द्वारा करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री केयर में जमा किया, मगर उसका लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे अतिथि श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जाहिर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को पीएम केयर फंड्स के लिए 50 करोड़ फंड इकट्ठा करने का टास्क दिया है, लेकिन 50 लाख सदस्य होने का दावा करने वाली प्रदेश बीजेपी ले देकर 25 करोड़ ही इकट्ठा कर पाई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में आसीन होने के बावजूद कांग्रेस सीएम कोष में महज 50 लाख ही जमा कर पाई है। अब दोनों फंड में जमा राशि के इस्तेमाल को लेकर सियासत भी चरम पर है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना काल में दान को लेकर शुरू हुआ घमासान कहां जाकर थमेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की मांग भी अब उठने लगी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के मुताबिक मोबाइल फोन ऑफिस में उपयोग होने वाले काउंटर टेबल के ऊपरी हिस्से, दरवाजों की कुंडियां आदि के साथ सबसे ज्यादा स्पर्श की जाने वाली सतहों में से एक है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। चिकित्सकों के मुताबिक मोबाइल फोन की सतह बहुत अधिक जोखिम वाली होती है, जो सीधे चेहरे या मुंह के पास आती है। ऐसे में वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज में अभी कोरोना के कई लक्षण नहीं दिखे हैं, पर उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। वहीं कोरिया में मरीज के संपर्क में आए लगभग 57 लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए हैं, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इन लोगों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही रिपोर्ट कंफर्म हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध कोरोना मरीज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गया हुआ था। वहां से आने के बाद घर पर ही क्वारंटाइन था, लेकिन उसे बुखार था। ऐसे ही आया था फीवर जैसे, तो सैंपलिंग किए थे उनका, उनकी वाइफ का और बच्चे का।
तो इसका पॉजिटिव आया मेल का, उनकी वाइफ का निगेटिव आया है और बच्चे का रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अवेटेड है। उसके बाकी जो भी सराउंडिंग कॉन्टैक्ट वाले जो हैं उनकी भी टेस्टिंग करके सैम्पलिंग चला गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है पेशेंट के लिए, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं दुनिया के, देश के और प्रदेश के कोरोना मीटर की। तो 46,54,991 मरीज हैं पूरी दुनिया में। ठीक हुए हैं 17,74,013 और मौत हुई है 3,09,133। भारत में मरीज हैं 86,678, ठीक हुए हैं 31,744 और मौत हुई है 2,760 की। मध्य प्रदेश में मरीज हैं 4,790, ठीक हुए हैं 2,315 और मौत हुई है 243 की। छत्तीसगढ़ में 67 मरीज हैं, 58 ठीक हुए हैं, मौत एक की भी नहीं हुई है, लेकिन 9 एक्टिव केस यहां हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का छत्तीसगढ़ आना जारी है। मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं या साइकिल से पहुंच रहे हैं। वहीं कई मजदूर तो कंटेनर में भर के आ रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कवर्धा, जांजगीर, बलरामपुर, बिलासपुर और कोंडागांव में रोजाना देखने को मिल रही है। इन मजदूरों को जगह जगह पर समाज सेवी भोजन, पानी और फलों का वितरण कर रहे हैं। कहीं चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पैदल चल रहे हैं तो चरण पादुकाएं भी लोगों को दी जा रही हैं। दूसरे ओर प्रवासी मजदूरों के छत्तीसगढ़ पहुंचने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया, लेकिन बेबस मजदूर बिना पैसे और नौकरी न होने के कारण कहीं ठहर नहीं सकते, तो उन्होंने घर जाना ही बेहतर समझा है। और इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में भोजन समेत 15 तरह की व्यवस्था पंचायतों से किए जाने की सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने क्वारंटाइन में सभी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी है, जबकि पंचायतों के पास राशन नहीं है। विभाग के आदेश में राशि कहां से आएगी और खर्च कहां करेंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार क्वारंटाइन सेंटर के खर्च को पंचायतों पर थोपना चाहती है। सरकार अपना फंड खर्च न कर पंचायतों को मिलने वाली 14वीं वित्त की राशि से खर्च करवाना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि क्वारंटाइन पर होने वाले खर्च की राशि राज्य आपदा निधि और डीएमएफ से दी जाएगी। वहां की सारी व्यवस्था की जवाबदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। राज्य सरकार अपने खजाने से उसे राशि न दे करके केवल केंद्र के भरोसे पंचायत में जो राशि आई है उसके भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये पंचायतों के साथ में अन्याय है, सरपंचों के साथ में अन्याय है। तो पंचायतों से ये जरूर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे ऊपर बराबरी का भार नहीं पड़ रहा। कहीं हम बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ जा रहा है जो विकास के लिए है पैसा उसमें से, और कहीं पैसा ही नहीं लग रहा है। ये जरूर फीडबैक आ रही है। तो शासन ने एसडीआरएफ फंड से भी खर्च करने के लिए कहा है और नोडल अधिकारी कलेक्टर हैं। कलेक्टर के माध्यम से ही खर्च हो रहा है। तो किन किन मद से वो खर्च करेंगे वो वहाँ से नियंत्रित हो रहा है। बारसूर के पल्ली मार्ग पर सर्चिंग के दौरान पहाड़ियों पर 4 नग रिमोट कंट्रोल से संचालित विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। दक्षिण बस्तर में ये पहली दफा है जब इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल माओवादियों द्वारा किया जा रहा है। रिमोट तकनीक के जरिए ये विस्फोट ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मौके पर रिमोट कंट्रोल बम और पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। जवानों ने एक एंटीना और एक सर्किट बॉक्स भी बरामद किया है। माओवादी लंबे समय से रिमोट के इस्तेमाल के जरिए विस्फोट तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कांकेर के कोयलीबेड़ा इलाके में भी इस तरह का प्रयोग माओवादियों ने किया था, जहां एक साथ कई आईडी लगाकर पुलिस पार्टी पर उसे घेरने के बाद ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं रहा और पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और उस दौरान माओवादियों के विस्फोट और जो सामान था उसे पकड़ा गया, क्योंकि
डेटोनेटर संचालित करने के लिए जिस तार का इस्तेमाल होता है वो आसानी से सड़क के किनारे कहीं ना कहीं दिख जाता है। इसकी जगह रिमोट इस्तेमाल करने पर माओवादी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आईडी को ब्लास्ट करना आसान होगा। लॉकडाउन में कई कारोबारियों की बदमाशियां जारी हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते वे अपना बेजा कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। धमतरी और सारंगढ़ से कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं। सारंगढ़ पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजीश अग्रवाल के भाई संजय अग्रवाल के गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए 9 क्विंटल गुड़ाकू और 4 ड्रम मिट्टी का तेल और डीजल जब्त किया है। वहीं धमतरी पुलिस ने बस स्टैंड के पास 2 गोदामों में दबिश देकर लगभग 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9 क्विंटल गुड़ाकू, 4 ड्रम, और सारंगढ़ के बाद धमतरी में भी इस तरह की तस्वीर। और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का इलाज पिछले 1 हफ्ते से जारी है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी है। जोगी कोमा में हैं, उनके वेंटिलेटर से उन्हें सांस दी जा रही है। जोगी के मेडिकल बुलेटिन अनुसार उनके दिमाग में गतिविधि लाने के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से विदेशी डॉक्टरों से सुझाव मांगा जा रहा है। दिमाग में गतिविधि लाने और ऑडियो थेरेपी लगातार उनकी जारी है। साथ ही TCD और VNS तकनीक भी यहाँ अपनाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।